अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं ये जो अमेंडमेंट हमने आर्टिकल 368 को देखा। मैंने एक फिर डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग तरह की अमेंडमेंट क्या होती हैं। एक बात याद रखना, अमेंडमेंट जनरली दो तरीके की होती है, लेकिन उसके अंदर जो ये सिंपल मेजोरिटी वाली है, मैंने आपको बार बार ये वाली चीज़ बताई, ये आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर नहीं आती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उससे अमेंड हो सकता है, जस्ट लाइक ऑर्डनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 368 ने इतना ब्रॉड, इतना वेल डिफाइंड पैरामीटर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है, इसको क्रिटिसाइज क्यों करा जा रहा है, इसको हम एक बार के लिए आराम से समझते हैं ज़रा। ओके, तो यहाँ पर जानते हैं, क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्यों? नंबर वन, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी। अमेरिका में एक स्पेशल बॉडी होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में कुल मिलाकर आप नाम छोड़ो बॉडी का, वैसे तो ठीक है याद कर भी लोगे तो कोई वो नहीं है, हमें क्योंकि क्रिटिसाइज करना है तो कुछ ना कुछ हमें बेस के लिए आंसर को जस्टिफाई करने के लिए चाहिए पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एक बॉडी है अमेरिका के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम करती है। हमारे पास ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इस टाइम पर। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हम वो संविधान निर्माता को दोबारा जिंदा करके वापस नहीं ला सकते, लेकिन राइटर आपसे ये कह रहा है एक डेडिकेटेड बॉडी इस चीज़ के लिए हमारे पास होनी चाहिए कि वो लॉ मेकर से बिल्कुल अलग हटके हो, बिल्कुल परे हो उनसे, जो कि संविधान को अमेंड करने का काम देखे। सिर्फ अमेरिका में ऐसी डेडिकेटेड बॉडी होती है, हमारे पास नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूंट पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ओनली। जो लॉ मेकर्स हैं उन्हीं को ये वाली पावर दी गई है, एंड इन फ्यू केसेस स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी गई है। और ये फ्यू केसेस कौन से केसेस होते हैं? दोज केसेस विच आर रिलेटेड टू फेडरल प्रोविजंस, विच आर रिलेटेड टू फेडरल प्रोविजंस की अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके पास लाई करती है? ये लाई करती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के अंदर ही मैंने आपको बताया था, अभी हम पढ़ रहे थे, पहला पॉइंट ही ये था, ये वाला। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली, मैंने आपको बताया था ये परमिशन देगा, ये वे है, प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट तो कभी हो ही नहीं सकता। दिया जा सकता है हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अगर फेडरल प्रोविजन से कोई चीज रिलेटेड है, और इस बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो एमपी ना हो, चाहे वो सिर्फ एमपी हो। लेकिन पॉइंट इज ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा, किसी भी हाउस में पहले हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। हेंस अनलाइक इन यूएसए, यूएसए के अंदर क्या होता है? एन अमेंडमेंट कैन ऑल्सो बी प्रपोज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय द कांग्रेस अमेरिकन लेजिस्लेचर ऑन द पिटीशन ऑफ 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अमेरिका में क्या चलता है, जो एक बॉडी थी ना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखती है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, अगर कांग्रेस अमेरिकन लेजिस्लेचर उसको ये बोले कि हमें, अमेरिका में कितने राज्य हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर कितने हैं वहां पर? 50। ठीक है, उन 50 में से 2/3 अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल नहीं, मतलब एक रिक्वेस्ट, एक पिटीशन अगर पेश कर रहे हैं कांग्रेस को कि हम चाहते हैं संविधान के अंदर अमेंडमेंट आए, तो फिर कांग्रेस जो है इस डेडिकेटेड बॉडी जो कि वहां पर अमेंडमेंट लेकर आती है कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन को, इसको बोलेगा कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करी जाए, क्योंकि ऐसा राज्य की सरकारें नहीं, राज्यों के अंदर जो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो ये चाहते हैं। तो पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। हेंस अनलाइक इन यूएसए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल or any proposal for amending the constitution except in one case, that is passing a resolution
रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, सिर्फ एक केस में। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं वैसा तो चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह को बनाना या अबॉलिश करना ये लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन सिर्फ ये एक केस है। देख रहे हो आपके सामने एक एक्सेप्शनल केस भी चला आया कि आप ऑल टुगेदर 100%, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, प्लीज हियर मी वेरी सीरियसली, कि 100% केसेस के अंदर आप ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान के अंदर भी कि राज्यों का कोई रोल ही नहीं होता संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन लाने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक केस में होता है व्हेन दे वांट टू क्रिएट और एबॉलिश अपर हाउस इन देयर अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन देयर स्टेट, दैट इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। उस केस के अंदर वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो जो चीज है, वो जो प्रक्रिया फिर चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की फॉर्म में चलती है। लेकिन इसके अलावा देखो, ना ही हमारे पास कोई डेडिकेटेड बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की तरह जैसे अमेरिका के अंदर है, और राज्य अपने आप से कोई भी प्रपोजल या बिल इनिशिएट कर ही नहीं सकते हैं कि हमें संविधान को अमेंड करना है इस चीज के लिए। हियर ऑल्सो द पार्लियामेंट कैन ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव सच अ रेजोल्यूशन एंड मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट। कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता उसके ऊपर, यह भी हो सकता है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश की जो अपर हाउस का जो एक वो बिल था, सब कुछ चीजें वहां पर हो गई थी, लेकिन प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक, तो अभी तक वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया नहीं हो रही है। मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन, पार्लियामेंट खुद से कर सकता है, या तो स्पेशल मेजोरिटी का रास्ता अपनाकर या सिंपल मेजोरिटी का रास्ता अपनाकर। अगर वो स्पेशल मेजोरिटी का रास्ता अपना रहा है, क्या हम इसको काउंट करेंगे अंडर आर्टिकल 368, हाँ या ना? लेकिन अगर वो सिंपल मेजोरिटी, क्या हम इसको काउंट करेंगे अंडर आर्टिकल 368? नहीं, लेकिन फिर भी वो अमेंडमेंट माना जाएगा, बस आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसको कैसे डील करा जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड लाइक जस्ट एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। सिर्फ कुछ केसेस के अंदर जो कंसेंट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट टू ओनली हाफ ऑफ देम, व्हाइल इन यूएसए इट इज 3/4 ऑफ द स्टेट। कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, कहीं आप ये सोचो ये है जो 2/3 वाली क्राइटेरिया, ये वो है जब राज्य खुद अमेरिका के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट को बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उसको बोलो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं। ये वाला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट 3/4 वाला, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन, या तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी के रास्ते से। सिर्फ कुछ केसेस के अंदर कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड एंड दैट टू हाफ ऑफ देम। अमेरिका के अंदर जब कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड होती है ना, दूसरा वाला पॉइंट उसका दोस्तों ये था, प्लीज समझो इस चीज को, जब राज्य खुद बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाने के लिए। तीसरा केस ये अमेरिका के अंदर, जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कंसेंट रिक्वायर्ड है स्टेट लेजिस्लेचर की, हमारे देश में होता है वो हाफ ऑफ 50%, अमेरिका के अंदर होता है 3/4 75%। ओके, दूसरा तीसरा पॉइंट अलग है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम, हमारे में कोई टाइम फ्रेम ही प्रिस्क्राइब नहीं है विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। अब देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर कोई भी बिल हो वो एक हाउस के पास शायद 6 महीने तक पेंडिंग पड़ा रहे, तो सिचुएशन ऑफ डेडलॉक बन जाती है, राइट? है ना? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस के अंदर अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास कितने भी टाइम के लिए पड़ा रहे, तो डेडलॉक की सिचुएशन बन ही नहीं सकती है, क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, है ना? तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। ऑल्सो इट इज साइलेंट ऑन द इशू whether states can withdraw their approval after according the same। after according the same मतलब क्या है कि पहले अपना अप्रूवल दे दिया, मान लो 14 स्टेट्स हैं, बिल्कुल डॉट 28 में थे, 14 स्टेट्स ने अपना अप्रूवल दे दिया। अब संविधान ये नहीं बोलता कि अगर 2 स्टेट्स को अगर कोई दिक्कत आ पड़ी और वो बोल रहे हैं नहीं नहीं हमने जो इसको पास करवाया है हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अब सिर्फ 12 है, लेकिन 12 तो 50% नहीं है, लेकिन उन 12 में से ये 2 पहले मंजूरी दे चुके थे। अब क्या होगा? तो संविधान इस कंफ्यूजन को मिटा नहीं सकता, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है संविधान में इसके बारे में।
मेरी बात समझ रहे हो? स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट राज्यों ने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर से छरिया उस बिल को पास कर दिया था। ठीक है, पार्लियामेंट से तो वो पास होकर आ गया था, हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए थे, 14 राज्यों ने वो पास कर दिया था। अब 3 राज्य मुकरना चाह रहे हैं शायनी उससे, लेकिन संविधान इस चीज के ऊपर बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ है कि होगा क्या इसके अंदर, देयर इज अ कंफ्यूजन। इसलिए ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन रहा है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज क्यों करा जा रहा है। और टाइम फ्रेम नहीं है कोई भी। अब टाइम फ्रेम नहीं है, मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तो शरिया, फिर इसका मतलब तो 500 साल तक भी अटक सकता है फिर तो ये। और इस केस में शाइनी फिर तो एक ही चीज हो सकती है कि सरकार देश में फिर ऐसी हो जिसका बोलबाला राज्य के ऊपर भी हो और केंद्र में भी हो। अगर कोलिजन गवर्नमेंट चल रही होती श्रेया, तो जीएसटी तो फिर आ ही नहीं पाता। क्यों मयूर? वो तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी, इस वजह से आराम से पास हो गया। वरना शायनी ये मामला तो अभी तक लटका रहता, कभी नहीं पास हो पाता जीएसटी तो, है ना? तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सेटिंग, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ देयर इज अ डेडलॉक ओवर द पैस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑन द अदर एंड अ प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग इज मेड इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई प्रोविजन नहीं ज्वाइंट सेटिंग की। The process of amendment is similar to that of a legislative process, except for special majority. Constitutional amendment bills जो हैं, they are to be passed by parliament in the same way as ordinary bill. लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन, क्या इसको आर्टिकल 368 के अंदर का ट्रीट करा जाएगा क्या? नहीं। लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी वाला केस, क्या इसको ट्रीट करा जाएगा? बिल्कुल। स्पेशल मेजोरिटी के कितने केसेस होते हैं? एक होता है विदाउट हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरा विथ हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन ओनली व्हेन देयर इज अ नीड फॉर टचिंग एनी प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, हेंस दे लीव अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी। अब इसी को देख लो, यहां पर ये जुडिशरी के पास नहीं जा सकता क्या? ये कहां गया? Constitution is silent on the issue whether states can withdraw their approval after according the same. According का मतलब मैं अभी अगेन आपको बता रहा था, according का मतलब होता है गिविंग या फिर रेटिफाइंग। तो मैटर्स जुडिशरी के पास जा सकते हैं, और जुडिशरी इस केस में, सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपनी कौन सी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके इन केसेस का निपटारा करेगा? जब भी केंद्र सरकार या जो भी कोई मतलब अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया है, नहीं जुडिशरी भी तो करेगा, लेकिन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? जब वो टिप्पणी देगा, कोई जजमेंट देगा, शाबाश श्रेया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, शाबाश। बिकॉज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है श्रेया, जहां पर जनता का कुछ लेना देना नहीं होता, जनता नहीं आई होती है, सरकारें आई होती हैं उसके पास, राइट? बॉडीज आई होती हैं उसके पास, राइट शैनी? मयूर ठीक है, क्लियर है ना? तो डिस्पाइट दीज डिफेक्ट्स इट कैनॉट बी डिनाइड दैट द प्रोसेस हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड ईजी। डिफेक्ट्स हैं, लेकिन अभी तक जो अमेंडमेंट होती हुई आई है, हम देखो अभी तक कौन सी अमेंडमेंट नंबर पर पहुंच गए हैं? 106 पर पहुंच गए हैं। एटलीस्ट अमेरिका से तो बेटर ही है ना शैनी? वहां पर तो डेडिकेटेड बॉडी है, फिर भी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत टफ प्रक्रिया है वहां पर। क्या अमेरिका को 1780 से कोई नीड पड़ी ही नहीं होगी क्या शाइनी अमेंडमेंट की, है ना? लेकिन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ही है, और सबसे कम अमेंडमेंट, सबसे कम आर्टिकल वहीं पर है, और हमारा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो डिस्पाइट दीज डिफेक्ट्स इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द प्रोसेस हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड इजी। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि है और 106 अमेंडमेंट हो चुकी है, ये कोई डिफेक्ट को शो करता है हमारे संविधान में? बल्कि ये शो करता है ना कि वक्त और जमाने और हालातों के अनुसार हमने आपको चेंज करते हुए आए हैं, राइट? है ना? मतलब अमेरिका को इतने सालों में, 400-500 सालों में जरूरत ही नहीं पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, हमें 75 साल में 106 बार अमेंड करने की जरूरत पड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आपको ढालना चाहते हैं, और ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ तरीके से नजर आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट।
under Article 368 and some provision which are outside Article 368 like simple majority. So despite these defects, हम ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते द प्रोसेस हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड इजी एंड हैज सक्सीडेड इन मीटिंग द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस. द प्रोसीजर इज नॉट सो फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, एज टू अलाउ द रूलिंग पार्टीज टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसीज. विम्स एंड फैंसीज एक फ्रेज होता है, उसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. नॉर इट इज सो रिजिड कि जो बदलते वक्त हालातों के अनुसार जो भी चीज हमें चेंज करने की जरूरत है तो हमारा संविधान उस चीज में असक्षम हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सक्षम है. तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मिस्टर केसी वीरे ने कहा था, स्ट्राइक्स इट एज राइटली सेड बाय केसी वीरे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. हम ऊपर पढ़ रहे थे ना इंट्रोडक्शन में कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट हैज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. केसी वीरे ने कहा था ये, यहां पर कोई भी पीछे की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके तो इन दिस कंटेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, हम लोग अपने संविधान को बड़ा ही सॉलिड ढांचा देना चाहते हैं और परमानेंट बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम बना भी रहे हैं. जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम की बात है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई परमानेंस नहीं रखने वाले हैं. सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें देनी ही पड़ेगी, स्कोप देना ही पड़ेगा. अगर हम कोई पंडित नेहरू को कहना था, अगर हम कोई संविधान बनाने जाते हैं, कोई ऐसा संविधान जो कि रिजिड और परमानेंट हो, तो उससे नेशन की आप ग्रोथ को रोक रहे हो, इंडिविजुअल्स की ग्रोथ को रोक रहे हो, ठीक है, वाइटल एंड ऑर्गेनिक पीपल की ग्रोथ को रोक रहे हो. उनको एटलीस्ट स्कोप मिला. अब जैसे एक बात बताओ, 1950s में आधार, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर या फिर जो आप केवाईसी करवाते हो, ये सब चीजें थी क्या? नहीं ना. तो प्राइवेसी के इश्यूज भी नहीं थे. लेकिन आज ये सब चीजें, तो राइट टू प्राइवेसी है कि इंपॉर्टेंट के नहीं है? बताओ. बिल्कुल है. सिमिलरली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बोला, द असेंबली हैज नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलिबिलिटी अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. असेंबली ने अपने आप को रोका, अपने आप को पीछे खिसकाया है कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी नहीं डाली गई है जो पत्थर की लकीर हो, वो फाइनल हो और इनफॉलिबल हो, यानी कि जो चेंज नहीं करी जा सकती, पत्थर की लकीर हो. संविधान निर्माताओं ने अपने आप को सीधे पीछे खिसकाया है बाय डिनाइंग द पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कनाडा. हमने बिल्कुल ऐसा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा हमने, जैसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कर रखा है कि लोगों के पास अधिकार ही नहीं है आने वाली जनरेशन के पास कि वो संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट कर सके. और बाय मेकिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशंस एज इन अमेरिका, कि बहुत ही टफ प्रक्रिया हो लाइक अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट हैज प्रोवाइडेड अ फेसाइल प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेसाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल प्रोसीजर. ठीक है. फिर केसी वेरे ने एडमायर करा द वेराइटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कितने टोटल प्रोसीजर निकल कर आए? मैक्रो लेवल से वैसे तो 2 हैं, सिंपल और स्पेशल, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, कितने? 3 है. एक क्या है? सिंपल मेजोरिटी. एक है स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. एक क्या है? स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इनमें से 2 जो चीजें, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये आर्टिकल 368 का पार्ट है. लेकिन मेजोरिटी बाय सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अगर अमेंडमेंट होती है, वो अमेंडमेंट जरूर है लेकिन 368 का पार्ट नहीं. ठीक है. तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने अलग अलग वैरायटी के अमेंडमेंट प्रोसीजर डाले और ये भी लिखा कि कौन सी चीज कैसे अमेंडमेंट के कौन सी चीज, कौन सा प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रोसेस, कौन से अमेंडमेंट प्रक्रिया को यूज करके अमेंड करा जा सकता है. ठीक है. सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी के 2 केसेस. ही सेड दिस वैरायटी इन अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट रेयरली फाउंड. अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन, अमेंडिंग प्रोसेस जो है इसने अपने आप को प्रूव करा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट इज मेयरली डाइवर्स. अच्छी चीज है. डाइवर्स इसलिए क्योंकि हर किसी चीज के लिए कि जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात है, जीएसटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात है, स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. अगर बात होती है सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसी किसी इंपॉर्टेंट चीजों को अमेंड करना है तो. ठीक है. अगर बात करें सिंपल मेजोरिटी की, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, कोरम,
इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करना, नई स्टेट्स को बनाना, उनके नाम, बाउंड्रीज और सबको चेंज करना, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस की सैलरीज, एमोलमेंट्स वगैरह को चेंज करना। तो हर एक चीज के लिए हर एक प्रोसीजर डिफाइंड है। तो वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कैरल ऑस्टिन का कहना है इट इज मियरली डाइवर्स, वो सिर्फ डाइवर्स है। और ये चीज अच्छी चीज है कि हर एक चीज, हर एक सेक्शन के अंदर हर एक चीज की कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है अंडर थ्री टाइप्स ऑफ इलेबोरेटिव अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ ही फिर आपका ये जो फ्रेमवर्क वाला जो चीज़ है, इसके अंदर अभी तक आपके 10 चैप्टर ये पूरे पूरे हो चुके हैं, सिर्फ रह गया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।